हमारे पास जो आज का टॉपिक है बच्चा वो है एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट। इस टॉपिक को समझने से पहले एक जनरल बात पूछता हूं। झूला झूला हुआ है सबने? कौन कौन सा? जो स्विंग वाला होता है वो तो झूला ही होगा कम से कम। कोई कोलंबस बोट में बैठा है? वो जो एक बोट सी होती है जो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे दूर दूर तक जाती है ना? या फिर कोई भी झूला जो बहुत ज्यादा गोल घूम रहा होता है या कुछ ऐसा कर रहा होता है, उसमें बैठे हुए हो तुम सारे, है ना? पता है सबको। तो उन झूलों के अंदर तुमने एक चीज नोटिस करी है, जब वो झूला ऊपर जाता है तो हमें अलग तरह का डर लगता है, और जब झूला नीचे आता है तो अलग तरह का डर लगता है। या डर ना लगे, बटरफ्लाइज अलग अलग तरह की हैं। ऊपर जाते हुए पेट में कॉकरोच है, नीचे आते हुए बटरफ्लाइज हैं। कुछ अलग होता है, मेरे को तो बहुत अजीब होता है। तो यहाँ भारी भारी सा कुछ लगता है, फिर कई बार लगता है यहाँ खाली हो गया इस जगह पे। ऐसे ही होता है ना, दोनों बार ये अलग फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? ऊपर जाते हुए अलग भावनाएं जाग गई, नीचे आते हुए अलग भावनाएं जाग गई। कोई सा भी कंसेप्ट लगा लो। कौन सा कंसेप्ट? इनर्शिया। अगर इनर्शिया ऐसा कहता है, इनर्शिया ऑर्गन्स को डिस्टिंक्ट, अगर हम ये कहें कि ऑर्गन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि साथ में फैट के साथ, मसल्स के साथ, बोन्स के साथ वो जुड़े हुए हैं, तो इतना डिस्टेंस नहीं हो रहा है। ऐसा मतलब सच्ची में नहीं है जैसे हम कार्टून्स के अंदर देखते हैं कि मैं भाग रहा हूं और भागते भागते एकदम से देखा आंखें आगे रह गई। ऐसा तो नहीं होता है ना? तो रहता तो सब कुछ साथ में ही है। तो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए जितना फील होता है। और ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए अलग अलग इनर्शिया तो नहीं है दोनों केसेस में ही, फिर तो बॉडी ऑर्गन्स कहीं पीछे रह जाने चाहिए। यहां पे फर्क, नेक्स्ट टाइम झूले पे जाओगे तो एक चीज ऑब्जर्व करके देखना कि जब तुम ऊपर जा रहे हो तब या नीचे आ रहे हो तब किस वक्त तुम्हें भारी फील हो रहा है। कई बार एक बार हमें अंदर खाली खाली फील होता है, जैसे खोखला सा हो रहा है, और एक बार ज्यादा हैवी हैवी फील होता है, जैसे ज्यादा ही भर गया और उल्टी कर देंगे। वो तुम, हाँ, जैसा भी जिसको भी जो भी लगता है वो अपने हिसाब से तुम एक बारी नेक्स्ट टाइम भी बैठोगे तो उसको ऑब्जर्व करना। अब अपना टॉपिक होता है एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। लिफ्ट या एलिवेटर पता है सबको क्या होता है? नॉर्मल लिफ्ट, बटन दबाए ऊपर नीचे, है ना? अब वो जो हमारे पास एलिवेटर है या लिफ्ट है, अब उसके अंदर भी टाइप्स हो सकते हैं। पहले एक काम करते हैं, बिल्कुल इनिशियल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ पता है हमें? अगर हमारे पास पहले केस के अकॉर्डिंगली एक लिफ्ट है जो कि कैसे है बेटा? रेस्ट पे। ये कैसे है? रेस्ट पे। अभी अगर रेस्ट पे है और यहां इसके ऊपर वृंदा खड़ी है, ठीक है? ठीक है जी। अब ये जो वृंदा है, ये बच्ची है हमारी, यहां पे इसके ऊपर खड़ी है, तो जितना वेट नीचे की तरफ इसका लग रहा है उतना ही इसे नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे है, तो जितना एक्शन लगा उतना ही रिएक्टिव रिएक्शन मिला, उतना ही रिएक्शन फोर्स मिला। R इज इक्वल टू mg। परफेक्ट, किसी तरह की दिक्कत? अगर हम नॉर्मली रेस्ट पे खड़े हैं, एलिवेटर के अंदर भी जाके रेस्ट पे खड़े हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे। पहला केस R इज इक्वल टू mg, है ना? क्योंकि नेट फोर्स कुछ नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि R माइनस mg इज इक्वल टू 0, है ना? रिजल्टेंट इफेक्ट कहीं नहीं जा रहा है, ना बॉडी नीचे जा रही है ना बॉडी ऊपर जा रही है। नेक्स्ट आता है व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली। पहला केस समझ में आ गया था जब रेस्ट पे था सब कुछ। अब है सेकंड केस, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब समझ में आता है बच्चा? क्या होता है हरमन? क्या होता है बच्चा यूनिफॉर्मली का मतलब? यूनिफॉर्मली का मतलब एक ही डायरेक्शन, एक ही मैग्नीट्यूड, सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी तो जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन तो जीरो फोर्स, नेट फोर्स फिर कुछ नहीं आई। अगर नेट फोर्स कुछ नहीं आई तो इस केस के अंदर भी जब यूनिफॉर्म मोशन है, बेशक वो ये एलिवेटर ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन एक्सेलरेट नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सीधा जाता जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सीधा नीचे आता जा रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो नेट इफेक्ट तो यहां भी जीरो, हमें कुछ अलग सा फील नहीं होगा। इस केस में भी हमारे पास R माइनस mg मस्ट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स है ही नहीं, कुछ एक्सेलरेशन नहीं है तो रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, तो यहां पे R और mg दोनों सेम। तो दोनों केसेस में, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में था, दोनों केसेस के अंदर हमारे पास R इज इक्वल टू mg आ गया। ये क्लियर है बच्चा? है ना? यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन 0 आया, नेट फोर्स 0 आई, तो R माइनस mg मस्ट बी इक्वल्स टू 0 हो गया।
ये दो केसेस सिंपल थे। अब हमारे पास केस शुरू होता है व्हेन एलिवेटर इज मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये जो एलिवेटर है ये ऊपर की साइड मूव करना शुरू हो गया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। अब जब ये ऊपर की साइड जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, इसका मतलब नेट फोर्स भी अपवर्ड साइड में है कहीं पे, है कि नहीं? है ना? अगर एक एलिवेटर ऊपर की साइड जा रहा है इसका मतलब नेट फोर्स भी ऊपर की साइड, अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स कैसे आएगी? अगर मैं आर में से mg को माइनस कर दूं तो रिजल्टेंट फोर्स F के इक्वल आनी चाहिए कि नहीं? यही होना चाहिए। अगर मैं ऊपर वाले वेक्टर में से नीचे वाले को माइनस कर दूं तो नेट रिजल्टेंट ऊपर मिलेगा कि नहीं? सिंपल बात है। इस केस के लिए मैं r का नाम r1 रख लेता हूं क्योंकि r हमने यूनिफॉर्म मोशन और उसके लिए रखा था। तो थर्ड केस में क्या है? व्हेन एलिवेटर इज मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। ठीक बात है। तो अब हमारे पास r1 माइनस mg मस्ट बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स। किसी को परेशानी इसमें? तो मेरे पास जो r1 की वैल्यू आएगी वो mg प्लस f आ गया कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, mg को उस साइड भेज दिया। अब f क्या होता है बच्चा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं mg प्लस ma लिख दूं और m कॉमन लेके g प्लस a लिख दूं तो जो वृंदा को नॉर्मल रिएक्शन फील हो रहा है, जो बच्ची यहां पे खड़ी होगी, जो भी पर्सन वहां खड़ा है, उसको जो नॉर्मल रिएक्शन फील हो रहा है। देखो हमारे अंदर जो मैं बोल रहा था कि जो भावनाएं जाग रही, जो फीलिंग्स आ रही हैं हैवी होने की, लाइट होने की, वो क्या होता है? वो हमारा इंटरनल नहीं है। जो हमें रिएक्शन मिल रहा है वो हमारी फीलिंग्स है ना? जिस तरह का हमें सरफेस से, एनवायरमेंट से रिएक्शन मिल रहा होता है वो हमें महसूस हो रहा है ना। तो हमें जो रिएक्शन है इस केस में, जितना हमारा एक्चुअल वेट था उससे तो ज्यादा फील हो रहा था, तो हमें हैवी फील होगा कि नहीं? सिंस R1 इज ग्रेटर देन R, तो जो एपरेंट वेट होगा अब वो हमें क्या फील होगा? ज्यादा फील होगा। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? ये क्लियर बात है? पता चला है बच्चे? हाँ जी। किसी बच्चे को इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम यहां तक में? तो अगर इसको साथ साथ में देखो, जो थ्योरेटिकली लिखना क्या है यहां तक समझ में आ गया था। F इज इक्वल टू R1 माइनस mg, R1 इज इक्वल टू F प्लस mg, ma प्लस mg ये कॉमन लिया, R1 की वैल्यू ग्रेटर देन mg आ गई। दैट मीन्स हेंस apparent weight of a person becomes more than the actual weight when the elevator is accelerating upward। तो जब एलिवेटर ऊपर जाता है तो हमें भारी भारी महसूस होता है। यहां पे समझ में आई ये बात? तो वो हमारा वेट जो फील हम कर पा रहे हैं वो एपरेंट वेट जो है वो कंपैरेटिवली एक्चुअल वेट के ज्यादा हो जाता है। डन। नेक्स्ट केस, व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हमारा जो एलिवेटर है वो कहां आएगा बच्चा? व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हमने क्या किया? नीचे की साइड मूव करा दिया। अब जब नीचे की साइड ये मूव करेगा, एक्सेलरेशन नीचे है। अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स भी नीचे को होगी कि नहीं? अब नीचे को आ रही है तो थोड़े से बच्चे के बाल उड़ जाते हैं ऐसे, ठीक है, रियलिस्टिक रहते हैं। चलो ठीक बात है। तो ये हमारे पास अब क्या हो रहा है? एक्सेलरेट डाउनवर्ड कर रही है। अब जब नीचे की साइड आ रही है लिफ्ट, तो नेट फोर्स कहां है? डाउनवर्ड। मतलब यहां पर ये वाला mg वाला वेक्टर ज्यादा नीचे की तरफ है, ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो mg माइनस r, इसका नाम एक काम रख लेते हैं, R2 रख लेते हैं इस केस में, क्योंकि अभी डाउनवर्ड वाले के लिए अलग नाम रख लिया उसका। माइनस R2 मस्ट बी इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स। किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं R2 की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगा? mg माइनस f आया कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। और f क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। R2 इज इक्वल टू mg माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल ठीक है। हरमन नोट डाउन नहीं करे बच्चे? नोट डाउन करते रहो साथ साथ, ठीक है। m कॉमन लिया, g माइनस a आया कि नहीं? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? तो यहां साफ दिख रहा है कि जो R2 की वैल्यू है वो तो लेस देन mg या लेस देन r है कि नहीं? है ना? जो अब हमें नॉर्मल रिएक्शन फील हो रहा है वो कैसा फील हो रहा है? हल्का हल्का।
क्योंकि हमारे को जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है वो एक्चुअल वेट से कम है। हेंस द एपरेंट वेट इज लेस देन द एक्चुअल वेट। समझ में आया बच्चे? when the elevator is moving down with the constant acceleration, F is equal to ma, net downward force हमने सारा सॉल्व किया तो R2 is equal to mg minus a, R2 is less than mg, लिखेंगे क्या? hence apparent weight of a person become less than the actual weight when the elevator is accelerating downward. Sorted है बच्चा? ये समझ में आया? इसके बाद है in free fall of the lift under gravity। अब क्या हो रहा है? फ्री फॉल है, मतलब जिस लिफ्ट के अंदर बच्ची थी उसकी रस्सी कट गई। अब ये भगवान भरोसे लिफ्ट ऊपर से नीचे गिर रही है। अब भगवान भरोसे गिर रही है तो और थोड़े खराब हालात हो गए हैं। अब जब ऐसे गिर रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? जी के बराबर ही हो गया, है ना? जब डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रही है तो लिफ्ट के साथ, जो बच्ची के साथ सारा कुछ मिला जुला के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ गिर रहा है। तो इसी केस का एक तरह से स्पेशल केस बन गया, वो फ्री फॉल का केस बन गया कि नहीं? फ्री फॉल तो R2 इज इक्वल टू m g माइनस a की जगह g हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, बना कि नहीं? तो यहां पे हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा। कैसा लग रहा है? जैसे अंदर कुछ है ही नहीं, खत्म सब कुछ। इसको क्या कहते हैं? वेटलेसनेस। वेटलेसनेस मतलब एक भारी भरकम शरीर को सुख मिल रहा है कि मेरा वजन नहीं रहा। ठीक है, ये क्या हुआ? वेटलेसनेस। रहने दो बच्चे, ठीक है? ये बात समझ में आई है? क्लियर है? वेटलेसनेस का कंसेप्ट समझ में आ गया तुम्हें? तो जब फ्री फॉल का केस होता है तो उस टाइम पे हमें कुछ भी अंदर फील नहीं होता, क्योंकि हमें नॉर्मल रिएक्शन देने वाला कोई सरफेस भी नहीं बचा एक्चुअल में देखे तो। क्लियर बात है ये? अब इसके बाद वाला केस है when the downward acceleration is greater than g। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जो एलिवेटर है वो ग्रेविटेशनल, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल, उस एक्सेलरेशन से भी ज्यादा तेजी से नीचे आए, बहुत तेज अगर नीचे आएगा। क्या बात कर रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, ये एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी हो गया। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये बच्ची उड़ेगी और दीवार के साथ जाके चिपक गई है। समझ में आई है? ये बाल उधर रहेंगे, सब कुछ अब इधर ही चिपकेगा। समझ में आए? ऐसे ये मैंने बॉटल पकड़ा, ये है, इसके अंदर पानी है, और अगर मैं इसको बहुत तेजी से एक्सेलरेट कैसे कर रहा हूं, ऐसे करके, ऐसे बिल्कुल एक तेजी से नीचे लाया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9 पॉइंट, ये देखो काम हो गया, पानी सारा ऊपर आ गया था ढक्कन पे, और तभी वो सारा नीचे अब हो गया जो होना था। ठीक है, मतलब लेकिन लॉजिक समझ में आया? जब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा तेजी से हम लाएंगे तो अंदर जो पानी था वो सरफेस के ऊपर, जो सीलिंग है, उस पर आके चिपक गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव में आ गया। ध्यान से देखो, नहीं, फिर वहां जहां है वहीं रहता, जहां पानी है। हाँ, नीचे गिरने के बाद तो जो भी होता, लेकिन ड्यूरिंग द फॉल वो वहीं रहता जहां पे सब कुछ है, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर कोई और पानी, मान लो मैं इसको झटका मार के यूं छोड़ूं, तो जैसे जैसे पानी गिर रहा है वैसे वैसे ही बॉटल गिर रही है, वो सब होगा। इसका एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ग्रेविटेशन के अंदर होता है, पहले मैंने किया हुआ है, कभी रिकॉर्डिंग भी है उसकी, लेकिन तुम्हारे साथ भी एक बारी करके देख लेंगे। हाँ जी, बुक पे पेन रख के वाला जो होता है वो अलग है, वो हमारे पास नहीं जाएगा, वो अलग है, वो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ होता है, वो अलग केस है। वही बोल रहा हूँ, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का गेम है। पहले ये वाली बात समझो, ये समझ में आया बच्चा? अब अगर हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, जब A इज ग्रेटर देन G है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, जो हमारे पास R2 कहीं मिलना चाहिए था, वो क्या होगा? m G माइनस A, और A क्या है? बड़ी वैल्यू है G से, तो ये तो ओवरऑल नेगेटिव, लेस देन 0 हो गया कि नहीं? तो वो लेस देन 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन ने उसको क्या, मतलब बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन ने उसे सीलिंग के साथ चिपका दिया। समझ में आई है? ये क्लियर है बच्चा? बहुत सीधा सा है ये। इसके अंदर इफ इन दिस इवेंट द पर्सन विल राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एंड क्रैश अगेंस्ट द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। समझ में आ गया? ये हमारे पास ऊपर जाते हुए क्या ही होगा, बहुत ही ज्यादा तेज चला गया तो तुम क्रैश ही कर जाओगे, बिल्कुल अंदर दब के कचुम्बर निकल जाएगा, अगर बहुत एक्सेसिव के साथ चला है, क्योंकि इतना ज्यादा हैवी फील होगा फिर तुम्हें।
ठीक है, सिर्फ दो हैं, हाँ, नीचे आने के केसेस हैं। ठीक है बच्चा, अब यहां पर एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द स्ट्रिंग ऑफ अ पैराशूट कैन बेयर अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 72 kg वेट, बाय व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कैन अ पर्सन ऑफ 90 kg डिसेंड बाय मींस ऑफ दिस पैराशूट। क्वेश्चन समझ में आया? एक पैराशूट है जिसके ऊपर जो रस्सियां बंधी हुई हैं वो मैक्सिमम 72 kg का वेट सह सकता है। एक 90 किलो का आदमी वो पैराशूट लेके कूद गया, अब क्या होगा? अब पैराशूट टूटेगा, नहीं टूटेगा, बंदा बचेगा, वो सब तुम्हें पता लगाना है। ठीक है, ट्राई करो एक बारी। सबने अटेम्प्ट कर लिया बच्चे क्वेश्चन, सबने दिमाग लगा लिया। देखो अब जरा, अब हमारे पास है क्या इसके अंदर? जब हमारे पास ये पैराशूट वाला केस है तो सबसे पहले देखो होगा क्या। ऐसा कुछ केस है, हमारे पास ये 90 kg का इंसान उस पैराशूट के साथ लटका हुआ है जो मैक्सिमम, जिसकी स्ट्रिंग्स हैं वो 72 kg के वेट वाली फोर्स को सह सकता था, है ना। अब देखो 90 kg का इंसान, पहली बात एक बात समझो, मान लो मेरे पास एक ये हैवी सी चीज है और मैं इसके साथ एक धागा बांध देता हूं, एक रस्सी बांध देता हूं, मान लेते हैं। ठीक है, कोई एक धागा रस्सी निकालते हैं और उसको अगर मैं, मान लो यही लगा लो, चलो ये है अपने पास, है ना, इसके साथ हैवी मास है और मैं इस रस्सी के साथ अगर इसको छोड़ता हूं तो क्या इस फॉल के दौरान इस रस्सी पे कोई टेंशन थी? रस्सी पे तो कोई खिंचाव नहीं था। रस्सी पे खिंचाव आएगा क्यों? क्योंकि थ्रस्ट आएगा। जो एयर रेजिस्टेंस जब आएगा, अगर मैं इसको किसी पैराशूट के साथ भेजूंगा तो पैराशूट क्या करेगा? ड्रैग देगा अपवर्ड, है ना। पैराशूट के ऊपर जो एयर ड्रैग मिलेगा उसकी वजह से वो स्लो आएगा। क्या वो पूरे 90 kg का वेट लगा के आएगा? नहीं ना, हो सकता है कम लगा रहा हो। अगर कम लगा रहा होगा तो पैराशूट नहीं टूटेगा, और 72 kg से ज्यादा लगाएगा तो पैराशूट टूट जाएगा। यही केस है हमारे पास। तो इसके अंदर अब यहां पर क्या आती है? टेंशन, क्योंकि अब वो जब नीचे की तरफ आ रहा है, ड्रैग ऊपर की तरफ है, स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन क्रिएट हुई होगी कि नहीं? अब जो टेंशन है वो 72 kg वेट मैक्स सह सकता था, तो हमने देखा कितना हुआ, 72 इंटू 9.8 न्यूटन। न्यूटन में कन्वर्ट करने का यही तरीका होता है। अगर मुझे वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो। अब मास कितना है? 90 kg। बट सर वेट तो ऑलरेडी फोर्स नहीं है। फोर्स है लेकिन हम न्यूटन में नहीं है ना। अगर मुझे टेंशन की टर्म्स में निकालना है तो डायरेक्टली वेट को थोड़ी लूंगा, मैं न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा। अब देखो टेंशन जो आएगी वो कैसे आएगी? नीचे की तरफ हमारे पास जो फोर्स लग रही है, नेट फोर्स कहां आ रही है? डाउनवर्ड। mg माइनस टेंशन, mg कहां लग रही है? ये समझ में आ रहा है ना बच्चे? mg लग रहा है नीचे को, टेंशन लग रहा है ऊपर को, डाउनवर्ड मोशन ओवरऑल है, तो mg माइनस टी हुआ कि नहीं नेट फोर्स? हाँ जी, किसी बच्चे को इसमें परेशानी? mg माइनस टी हुआ कि नहीं नेट फोर्स? तो हमारे पास जो ये फोर्स है mg माइनस टी वाली, ये टेंशन के इक्वल आ गई। अगर मैं यहां से निकालूं T इज इक्वल टू m ऑफ m इंटू जी माइनस ए, ये समझ में आया कहां से आया? पक्का हमारे पास F इज इक्वल टू एम जी माइनस एम में था। F को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन बेसिकली वो लिख सकता हूं, है ना। और यहां पे हमारे पास टेंशन भी आएगा, mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कर सकता हूं कि नहीं? वहां से टेंशन की वैल्यू क्या आ गई? m इंटू जी माइनस ए। m कितना था? देखो टेंशन कितना मैक्सिमम सह सकता था वो? 72 इंटू 9.8, 90 m की वैल्यू, 9.8 g की वैल्यू, एक्सेलरेशन कितना निकला? 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही निकालना था हमें। इन्होंने क्या बोला था? व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन, यही था ना क्वेश्चन में। व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन दैट अ पर्सन कैन डिसेंड बाय मींस ऑफ दिस पैराशूट। तो मिनिमम एक्सेलरेशन जो होगा वो 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से होगा। अगर इससे कम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हुआ तो टूट जाएगा। समझ में आई ये बात? तो मिनिमम क्यों है? मिनिमम एक्सेलरेशन इतना है, इससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? अगर देखो मेरी बात समझो, हमारे पास एक्सेलरेशन निकला कैसे है? टेंशन की वैल्यू के हिसाब से हमने mg माइनस एम ए के इक्वल लेके किया। अगर मान लो इस एक्सेलरेशन से ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो हमारी टेंशन की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, बड़ी वाली तो चल जाएगी, है ना। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम बढ़ाते जाओगे तो टेंशन और कम होती जाएगी। टेंशन कम होती जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, पैराशूट नहीं टूटेगा। लेकिन अगर अब तुम एक्सेलरेशन को कम कर दो, मतलब विस्कस ड्रैग बढ़ता जा रहा है, एयर ड्रैग बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेच बढ़ता है, हाँ
ठीक है, अगर एक्सेलरेशन बढ़ती जाए तो दिक्कत नहीं है, टूटेगा नहीं। जैसे फ्री फॉल, अगर ये 100% ही फ्री फॉल में गिर जाता बिना पैराशूट खोले तो रस्सी को कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जितना ड्रैग बढ़ेगा, एक्सेलरेशन घटता जाएगा, स्लो आएगा जितना, उतना टेंशन स्ट्रेच बढ़ता जाएगा, टेंशन बढ़ती जाएगी रस्सी में और रस्सी के टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो वो सेफ नहीं रहेगा। समझ में आई है क्वेश्चन की लैंग्वेज? चलो भाई, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चा, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। ये कोई ऐसा टॉपिक है जिसको हमने ऑलरेडी वेक्टर्स के अंदर किया था, याद है जब हमने लेमीज थ्योरम की थी, है ना। वेक्टर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक ही पॉइंट पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि मिला जुला के नेट असर जीरो है, मिला जुला के नेट असर जीरो है। इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्सेस लगनी बंद हो गई है, इस हाथ ने एक दूसरे को धक्का दिया लेकिन मोशन नहीं हो रहा है। क्यों? इधर की फोर्स और इधर की फोर्स कैंसिल आउट हो गई है। ऐसे ही एक बच्चे ने उधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, एक ने मेरे को पीछे से पकड़ के खींच लिया और तीनों 120 डिग्री के एंगल पे बराबर बराबर फोर्स लगाएंगे तो मेरी जान प्राण निकल रही होगी खिंचाव की वजह से, लेकिन मोशन कहीं नहीं हो रहा होगा क्योंकि वो तीनों फोर्सेस क्या है? इक्विलिब्रियम में आ गई हैं। तो जब इक्विलिब्रियम में आती हैं इसका मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। तो यहां पर इक्विलिब्रियम हम क्या कह रहे हैं कि कंकरेंट फोर्सेस में द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस एंड the situation when the net external force on the particle is zero is considered as equilibrium। डन है? तो मैं इन्हीं फोर्सेस को इस तरीके से और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना। ये मैंने क्या किया? वेक्टर को शिफ्ट किया, ग्रीन वाला देखो ग्रीन वाले की जगह, रेड वाले को रेड वाले की जगह, ब्लू वाले को ब्लू वाले की जगह। बिल्कुल ठीक है, वेक्टर शिफ्टिंग कर सकते हैं, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। और जो एंगल बन रहा था ब्लू और रेड के बीच में बीटा, ब्लू और रेड के बीच में बीटा, ग्रीन और ब्लू के बीच में अल्फा, ग्रीन और ब्लू के बीच में अल्फा एंड सिमिलरली रेड और ग्रीन के बीच में गामा। तो अल्फा बीटा गामा बिल्कुल सेम है। तो इनका रिलेशन क्या होता है लेमीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली? F1 बाय साइन अल्फा, F1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। क्लियर है? ठीक बात है बच्चे। सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल के अंदर देखूं तो F1 बाय साइन अल्फा, F2 बाय साइन बीटा, F3 बाय साइन गामा, ये इक्वल होंगे। ये हमारे पास लेमीज थ्योरम होती है। क्लियर है बच्चा? इसी के बेसिस पे ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम अटेम्प्ट करेंगे। एक काम करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल अभी कर लेते हैं। इस वाले से शुरू करते हैं बच्चा। सबसे पहले ये वाला करते हैं, चलो लिफ्ट वाला ही कर लेते हैं। ये बाकी के 2 क्वेश्चंस भी बच्चा खुद अटेम्प्ट कर लेना, इजी हैं, वो अपने आप ट्राई करके देखना। पहले इन क्वेश्चंस को, इसको वाले क्वेश्चन को देखो। A lift starts from rest with a constant upward acceleration. It moves 1.5 meter in first 0.4 seconds. A person standing in the lift holds a packet 2 kg by string. Calculate the tension in the string during the motion. क्वेश्चन समझ में आ गया? अटेम्प्ट करो फटाफट। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन समझ में आ गया था सबको। ये क्वेश्चन था, ये जो भाई साहब हैं इन्होंने एक लिफाफे को पकड़ा हुआ है, बेसिकली एक चीज पकड़ी हुई है 2 kg की और वो स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई है, ऐसा कुछ है ना। अब देखो अगर ये ऐसे पकड़ी हुई है, वेट नीचे 2 kg का, अगेंस्ट उसके टेंशन लगेगी, सिंपल mg इज इक्वल टू टेंशन होना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ वेट नहीं है, सिंस लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो एपरेंट वेट है और इस एपरेंट वेट की वजह से टेंशन में चेंज आना चाहिए। वही टेंशन किसके बराबर होगी? एपरेंट वेट के बराबर, है कि नहीं। एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट हमने अभी किया टॉपिक, यूज करो उसे। एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, तो जो हमारे पास टेंशन इन स्ट्रिंग आएगी T इज इक्वल टू M इंटू जी प्लस ए आएगी कि नहीं, क्योंकि यही हमारे पास एपरेंट मास होता है। एपरेंट वेट का फॉर्मूला यही था, M इंटू जी प्लस ए, था कि नहीं। और अब कहानी है कि एक्सेलरेशन कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u, डिस्टेंस कितना मूव किया 1.5 मीटर, टाइम कितना लगा 0.4 सेकेंड। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं यहां से, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक्सेलरेशन ही है जो अननोन है। एक्सेलरेशन की वैल्यू सॉल्व करके 18.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। कैलकुलेशन तुम संभाल लोगे ये वाली, है ना। कौन से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v है अपने पास, कहाँ है v? जब v नहीं है तो पहले v निकालो। समझ में आई बात? अगर पहले v निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से v कैसे आएगा? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम से v तो तब आता है जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक्सेलरेशन में कहाँ आएगा? समझ में आई? इसलिए वो नहीं लगा सकते हम। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगाएंगे।
और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू 57.1 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है पलक बच्चा, पक्का सबको समझ में आया कंसेप्ट? डन। अब देखो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन वाला टॉपिक एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तुम्हें करना क्या है, बहुत थोड़ा सा टॉपिक हुआ है लेकिन इसके बीच में कुछ न्यूमेरिकल्स ये गए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स चैप्टर के इस पीडीएफ के लास्ट में जाके तुम्हें मिलेंगे जो एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, लास्ट में काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आगे जाके ये सब, तो इनमें से तुम्हें ढूंढ के ये क्वेश्चंस करने हैं बच्चे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के अंदर से। क्लियर है? कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर बच्चा अटेम्प्ट करके रखेगा। हाँ जी, ठीक बात है, डन।